अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हम इब्तिदा करने जा रहे हैं स्पेशल कोर्स की, जिसमें नेट जेआरएफ से मुताल्लिक़ और दीगर इम्तहानात से मुताल्लिक़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें तारीख़ से मुताल्लिक़ बहुत ज़रूरी और ख़ास सवालात हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है इसमें, उर्दू की इब्तिदा से क़ब्ल हिंदुस्तान में आर्यों और यहाँ के मकामी लोगों के दरमियान कौन सी ज़ुबान या ज़ुबानें मुश्तरक थीं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृत ज़बानें। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा दौर प्राकृतों का दौर कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्ता हिंद आर्याई। सवाल नंबर 3, ज़ुबान दहली व पैरावंश किसका फ़िक्रा है? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, हज़रत अमीर खुसरो। सवाल नंबर 4 में है, ज़ुबान दहली व पैरावंश को बुनियाद बनाकर किस मुहक्किक ने उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक से तहकीकी उमूर सरअंजाम दिए? तो जवाब है ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां ने ज़ुबान दहली व पैरावंश यानी दहली और उसके आसपास की ज़ुबानों को बुनियाद बनाकर दहली और नवाहे दहली में उर्दू की जाए पैदाइश को साबित किया। सवाल नंबर 5, अपभ्रंश अल्फाज पहली बार किस किताब में देखने को मिलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में। सवाल नंबर 6 है। अब इस सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है और सवाल इस तरह कर दिया गया कि ज़ुबान के माना में अपभ्रंश का इस्तेमाल सबसे पहले किस किताब में मिलता है? तो अब हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडकी प्राकृत लक्षणम में। तो इस फ़र्क को हमें जो है मलहूज़ रखना है, लिहाज रखना है और इसको क्वेश्चन को इस तरह याद करना है। सवाल नंबर 7, मागधी प्राकृत किस इलाके में बोली जाती थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जनूबी बिहार में मागधी प्राकृत। सवाल नंबर 8, मशरिकी उत्तर प्रदेश में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो सही जवाब है अर्ध मागधी, ऑप्शन डी, मशरिकी उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 9, महाराष्ट्री प्राकृत भारत के किस इलाके की जुबान थी? तो जवाब है ऑप्शन डी, जुनूब की। जुनूब यानी दक्कन साइड में महाराष्ट्री प्राकृत का चलन था। सवाल नंबर 10, पंजाब और कश्मीर वगैरह के इलाके में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पिशाची। सवाल नंबर 11, मगरिबी हिंदुस्तान वाले किस प्राकृत को प्राच्या कहा करते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्ध मागधी को, यानी मशरिकी हिंदुस्तान की जो प्राकृत थी उसको मगरिबी हिंदुस्तान वाले प्राच्या भी कहा करते थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्ध मागधी। अब सवाल नंबर 12, मथुरा के इलाके में बोली जाने वाली प्राकृत का नाम बताइए? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शौरसैनी। शौरसैनी बहुत मशहूर प्राकृत है जिससे उर्दू भी पैदा हुई और हमारे इलाके मगरिबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह के आसपास की जो दीगर ज़ुबानें थीं वो पैदा हुई थी। तो उर्दू वगैरह में यहाँ तक कि हिंदी में शौरसैनी प्राकृत की बहुत अहमियत है। ये मथुरा के इलाके की ज़बान थी। अब सवाल नंबर 13, खड़ी बोली का इलाका कौन सा है? खड़ी बोली का इलाका, तो सही जवाब है इसमें हमारे पास ऑप्शन बी, नवाहे दिल्ली से नवाहे मेरठ तक, दिल्ली उसके आसपास और ये मगरिबी उत्तर प्रदेश का जो एरिया था मेरठ तक का, ये सब खड़ी बोली का इलाका था। सवाल नंबर 14, उर्दू का रिश्ता झैल में से किस प्राकृत या अपभ्रंश के साथ जाकर जुड़ता है? तो जवाब है ऑप्शन बी, जैसा कि अभी गुजर चुका था, शौरसैनी से। अब सवाल नंबर 15, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन अक्सर पूछ भी लिया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि ऑप्शन सी, तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके बाद सवाल नंबर 16, लफ्ज़ उर्दू के लग़वी मायने बताइए। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन सी है, लश्कर इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 17 को देखते हैं, उर्दू ज़ुबान के लिए लफ्ज़ उर्दू सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है, मुसहफ़ी ने इस्तेमाल किया। मुसहफ़ी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 18, इनमें से कौन सा नाम उर्दू के इब्तदाई नामों से ताल्लुक़ नहीं रखता? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनवी। ये उर्दू के इब्तदाई नामों से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन है, हिंदी, हिंदवी, देहलवी, ये सब उर्दू के किसी न किसी दौर में नाम रहे हैं। अब सवाल नंबर जो है वो 19 है, जो इसका अपोजिट सवाल है बिल्कुल, इनमें से कौन सा नाम उर्दू के इब्तदाई नामों से ताल्लुक़ रखता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रेख्ता। रेख्ता भी उर्दू का एक इब्तदाई नाम है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तानी, हिंदवी, हिंदी, रेख्ता, देहलवी, ये सब उर्दू के ही नाम हैं और दक्कनी भी उर्दू का एक नाम रहा है, उसे ख़ास तौर से दक्कनी उर्दू के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए, रेख्ता हो जाएगा। सवाल नंबर 20, दर्ज झैल में से
रेख्ता के क्या माना है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी मखलूत, मिले जुले को मखलूत, इख्तिलात होने को रेख्ता कहते हैं। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा भी इसी तरह से हुई थी, तो इसलिए इसको रेख्ता कहा गया था। अब सवाल नंबर 21 है, मुंदरजा झैल में से उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए फारसी, ये फारसी रस्मुल खत है। सवाल नंबर 22, उर्दू तहरीर के लिए फारसी रस्मुल खत की कौन सी वज़ा अहले उर्दू में सबसे ज़्यादा मकबूल और मारूफ है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी नूरी नस्तालीक, जो हम जिसमें उर्दू लिखते हैं, जिसमें आप ये उर्दू लिखी हुई देख रहे हैं। और ज़्यादातर पब्लिशर्स प्रिंटिंग में जो फॉन्ट इस्तेमाल होता है उर्दू का, वो सब नूरी नस्तलीक के ज़ैल में आता है। सवाल नंबर 23, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है और किस किताब में है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आबे हयात में। सवाल नंबर 24, उर्दू अकबर के दौर में पैदा हुई और शाहजहां के अहद में इसने फ़रोग पाया, ये ख्याल किस अदीब ने कौन सी तसनीफ में जाहिर किया? तो सही जवाब है मीर अमन ने बागो बहार में, और बागो बहार के अंदर भी बागो बहार के दीबाचे में। अब इसके बाद चलते हैं हम सवाल नंबर 25 की तरफ, जिसमें पूछा गया है पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया किसने पेश किया? बड़ा आसान सा सवाल है, ऑप्शन ए महमूद शीरानी ने। सवाल नंबर 22, बकौल हाफिज महमूद शीरानी मुसलमान उर्दू ज़ुबान को पंजाब से दिल्ली और नवाहे दिल्ली में लाए, इन्हीं के मुताबिक ये किस सन ईस्वी की बात है? यानी किस सन ईस्वी में आए थे मुसलमान दिल्ली पंजाब से, जो उर्दू ज़ुबान को अपने साथ लाए थे, बकौल हाफिज महमूद शीरानी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1193 ईस्वी की। सवाल नंबर 27, दिल्ली और नवाहे दिल्ली में कूच करने से कबल मुसलमान पंजाब में तकरीबन कितने अरसे मुकीम रहे? तो ऑप्शन बी पौने 200 साल, पौने 200 साल मुकीम रहे थे। सवाल नंबर 28, उर्दू की विलादत के ताल्लुक से नसीरुद्दीन हाशमी ने कौन सा नज़रिया पेश किया? तो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन डी दक्कन में उर्दू का नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी का है। बहुत आसान सवाल था ये भी। अब सवाल नंबर 29, दिल्ली और नवाहे दिल्ली मेरठ तक का इलाका को उर्दू की जाए पैदाइश किसने करार दिया? तो ऑप्शन बी मसूद हुसैन खान ने। अब इसके बाद सवाल नंबर 30, सिंध में उर्दू का नज़रिया पेश करने वाली सैयद सुलेमान नदवी की किताब का दुरुस्त नाम बताइए। ये तो हम जानते हैं कि सिंध में उर्दू का नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया, लेकिन किस किताब में किया उसका दुरुस्त नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नुकूश सुलेमानी। नुकूश सुलेमानी उस किताब का नाम है जिसमें सैयद सुलेमान नदवी ने ये नज़रिया पेश किया सिंध में उर्दू का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, दो आबा गंगो जमन को उर्दू की जाए विलादत किसने कहा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए शौकत सब्जवारी ने कहा। सवाल नंबर 32, उर्दू की जाए पैदाइश के ताल्लुक से डॉक्टर सुहेल बुखारी का क्या नज़रिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा, उड़ीसा का नाम था जो अब बदलकर चेंज हो गया है। सवाल नंबर 33, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू कौन सी बोली या भाषा से निकली है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी खड़ी बोली से निकली है। सवाल नंबर 34, उर्दू के इब्तदाई ज़माने के नक़ूश किसके कलाम में देखने को मिलते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अमीर खुसरो के कलाम में। सवाल नंबर 35, उर्दू का इब्तदाई ज़माना नामी तसनीफ़ किस मशहूर नक्काद की है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की। और उर्दू का इब्तदाई ज़माना जो इनकी किताब है, इसमें उर्दू की तारीख़ के मुतालिक भी बहुत कुछ मवाद हमें मिलता है, इसलिए हमने इस वीडियो में इस सवाल को रखा है। और एज ए स्टूडेंट सभी को ये किताब ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अब सवाल नंबर 36 है, उर्दू के इर्तिक़ा के हवाले से ज़ैल में से किस किस्म के फ़नकारों को निस्बतन ज़्यादा अहमियत हासिल है? तो सही जवाब है शोरा को। शोरा ने उर्दू के इर्तिक़ा में ज़्यादा हिस्सा लिया बमुकाबले दीगर जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब सवाल नंबर 37 है, उर्दू शायरी पर इन उर्दू शायरों पर इनमें से कौन सी शायरी का असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी फ़ारसी शोरा का। दरहकीकत बात ये थी कि जो उर्दू शोरा हुए थे उस ज़माने में जब उर्दू की इब्तिदा हुई थी, वो हकीकत में फ़ारसी शोरा ही थे, जिन्होंने फिर रेख्ता की तरफ ध्यान दिया और इसमें जो है कलाम कहना शुरू किया। तो जो है लामोहाला फ़ारसी का असर आना ही था, तो इसीलिए उर्दू शायरी पर और शायरों के कलाम पर भी फ़ारसी का असर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब सवाल नंबर 38 है, उर्दू के इर्तिक़ा में इनमें से किन हज़रात का किरदार ज़्यादा अहमियत का हामिल है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए सूफ़िया और मुबल्लिगीन का। सूफ़िया और मुबल्लिगीन ने वाज़ व नसीहत की बातें जो हैं वो कलमबंद की, तो उस ज़बान में की जो इलाके की ज़बान थी जिसे लोग बोलते थे, वो उस वक़्त उर्दू थी जिसकी नई-नई इब्तिदा हो रही थी। अब ये
इनका ये काम करने की वजह से सूफी और मुबल्लिगीन का उर्दू को जो है वो तरक्की मिली और उर्दू का इर्तिका जो है वो तेज़ी से हुआ। अब इसके बाद सवाल है, सवाल नंबर 39, मेराजुल आशिकीन और हिदायतनामा ज़ैल में से किस बुज़ुर्ग की तसानीफ़ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की। सवाल नंबर 40, मजहबी रहनुमाओं और शोरा हजरात के साथ साथ उर्दू के इर्तिका में और किसकी खिदमत काबिल ज़िक्र हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहों और नवाबों की। जैसा कि हम जानते हैं कि मजहबी रहनुमाओं सूफ़ी और मुबल्लिगीन और इसके अलावा शोरा हजरात तो उर्दू के इर्तिका में थे ही, लेकिन अगर इनके अलावा भी हम देखें तो शाहों और नवाबों का इसलिए बहुत बड़ा इसमें किरदार है कि इन्होंने शोराए किराम को अपने यहाँ दरबारों में जगह दी और इनकी पजीराई फरमाई और इनको इनामात वगैरह दिए और इनको रोज़गार से भी नवाजा और इनको काफ़ी जो है वो इज़्ज़त और शोहरत दिया करते थे वो लोग, जिससे कि उनको हौसला मिलता था रीख्ता में उर्दू में कलाम कहने का। इस तरह उर्दू के इर्तिका में शाहों और नवाबों का भी एक अहम किरदार है। सवाल नंबर 41, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसको करार दिया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान, जो गोलकुंडा हुकूमत का बादशाह था। सवाल नंबर 42, वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो सवाल ऑप्शन इसका डी ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम। सवाल नंबर 43, दक्कन के किस शायर से मुतासिर होने के नतीजे में दिल्ली और अतराफ में उर्दू शायरी की तरफ रगबत हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, वली दक्कनी से। वली दक्कनी से मुतासिर होकर दिल्ली वालों ने भी तवज्जो की कि रेख्ता में यानी आज की उर्दू में जो है वो तबाह आजमाई की जाए। सवाल नंबर 44, उर्दू के अदबी सरमाया का बड़ा हिस्सा उर्दू की किस बोली में मौजूद है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्कनी उर्दू में। दक्कनी उर्दू में इसलिए कि जिस वक्त यहाँ पर उर्दू शुरू का इर्तका शुरू हो चुका था, बहमनी दौर से लेकर के निज़ामी बेदरी से लेकर फिर गोलकुंडा हुकूमत, बीजापुर हुकूमत, फिर उसके बाद भी वली दक्कनी सिराज औरंगाबादी के ज़माने तक, इसके बाद कहीं दिल्ली में तवज्जो रेख्ता की तरफ हुई थी, तो यहाँ तक आते आते दक्कनी उर्दू में एक अजीम सरमाया जो है वो अदब का जो है वो इकट्ठा हो चुका था। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, दक्कनी उर्दू में। सवाल नंबर 45, ज़ुबान उर्दू मोअल्ला में उर्दू मोअल्ला से कौन सा शहर मुराद है? ऑप्शन ए ठीक है, दिल्ली। ज़ुबान उर्दू मोअल्ला यानी ज़ुबान दिल्ली, तो दिल्ली की ज़ुबान थी इसलिए इसको दिहलवी भी कहा जाता था। सवाल नंबर 46, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शौकत सब्ज़वारी की। सवाल नंबर 47, मुंदरजा ज़ैल में से दुरुस्त जुमलों की निशानदही कीजिए। पहला जुमला है, उर्दू की बिल्कुल इब्तदाई शक्लें हज़रत अमीर खुसरो की शायरी में देखने को मिलती हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे में है, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ बताती है कि इसने नस्र से पहले नज़म में मुकाम हासिल कर किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं उर्दू ने नज़्म में ही पहले मुकाम हासिल किया था, ये भी ठीक है। और तीसरे नंबर पर है, पहले लोग उर्दू में बातचीत करने को रेख्ता गोई कहते थे, ये बात गलत है। रेख्ता गोई उर्दू में शायरी वगैरह तब आजमाई करने को, कलाम वगैरह कहने को तो बोलते थे, लेकिन आपस में बातचीत करने को रेख्ता गोई नहीं कहते थे। तो इसमें हमारे पहले और दूसरे ठीक हैं, तो हमारा ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, पहला और दूसरा। अब जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 48 है, उसमें है, प्राकृत और अपभ्रंश ज़बानों के ताल्लुक से दुरुस्त कौल की निशानदही कीजिए। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, अपभ्रंश ज़बानें प्राकृत ज़बानों की इर्तिकाई शक्लें हैं। पहले प्राकृत ज़बानें वजूद में आईं, फिर वो तरक्की करके आगे अपभ्रंश में तब्दील हो गई, फिर उन ज़बानों को अपभ्रंश कहा गया, क्योंकि उस वक्त के लोगों ने जाना कि ये प्राकृत ज़बानें भ्रष्ट हो गई हैं, इनमें बदलाव आया है, तो इसलिए अपभ्रंश इनको नाम दिया गया, जो आज के हिसाब से तरक्की याफ्ता शक्ल मानी जाती है। अब सवाल नंबर 49, इनमें से कौन सा जुमरा प्राकृत और अपभ्रंश जुबानों से ताल्लुक़ रखता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध मागधी, पिशाची, ये सब प्राकृत या अपभ्रंश जुबानों के ही नाम हैं। सवाल नंबर 50, जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इसे गौर से पढ़िए और दुरुस्त ऑप्शन की निशानदही कीजिए। दावा, वो ज़ुबान जिसे हम आज उर्दू के नाम से जानते हैं, इसकी इब्तिदा दक्कन में हुई। तो ये दावा तो गलत है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उर्दू की इब्तिदा दिल्ली और नवाए दिल्ली में हुई है। दलील है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान का इर्तिका दक्कन से शुरू हुआ और फिर शमाली हिंद ने में इसने इर्तिकाई मंजिलें तय करना शुरू की। तो अगर हम दलील की बात करें तो ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन इस वक्त बन जाता है, क्योंकि दलील में जो बात कही गई है वो तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है कि इसका इर्तिका जो है वो दक्कन से ही शुरू हुआ, लेकिन दलील के तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये बात गलत हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ज़ुबान की किसी भी जगह इब्तिदा हो तो इस बात की दलील ये नहीं होती कि उसका इर्तिका भी वहीं हो।
ये मुमकिन है कि एक ज़ुबान की इब्तदा किसी एक इलाके में हो और फिर उसका इर्तिका किसी दूसरे इलाके में हो। तो जैसा कि उर्दू के साथ हुआ भी है, इर्तिका दक्कन में हुआ है लेकिन इब्तदा जो है वो देहली और नवाए दिल्ली में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर दलील के तौर पर ये बात कहना कि क्योंकि उर्दू ज़ुबान का इर्तिका दक्कन में हुआ था इसलिए इसकी इब्तदा भी दक्कन में हुई थी, तो ये दलील के तौर पर ये बात गलत हो जाएगी। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी राइट होगा, जिसमें दलील भी गलत और दावा भी गलत है। तो ये 50 सवाल हमारे मुकम्मल हुए। इसके बाद हम नए 50 सवाल उर्दू लिसानियात पर भी लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगे रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल आपका हो तो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।